हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। पर्यावरण के संबंधित हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। पर्यावरण का पेडोलॉजी का दूसरा टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे पर्यावरण का जो शिक्षा सूत्र है। ठीक है, आप जब शिक्षण करवाते हैं पर्यावरण से संबंधित विषय का, तो उसके क्या सूत्र है और आपका क्या दायित्व है कि पर्यावरण को हम संरक्षण कैसे रख सकते हैं, इस प्रकार से हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, थ्योरी पर डायरेक्ट आते हैं कि क्या होता है। कि देखिए, पर्यावरण क्या होता है कि पर्यावरणीय शिक्षा उसकी प्रणाली है। ठीक है, तो पर्यावरणीय जो है, जैसे कि मान लीजिए हमने कल देखा था कि एक पर्यावरण है। अब इसकी शिक्षा क्या है, एक प्रणाली के रूप में बताई है, जिसके अनुसार पर्यावरण से संबंधित अनुकूल एवं व्यक्ति को प्रशिक्षित करती है। ठीक है, मतलब जो पर्यावरण रहता है उससे हमको उससे संबंधित जो भी अनुकूल विषय रहते हैं उसमें व्यक्ति को सिखाती है। इस प्रकार से सीधी है, सादी है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे देखेंगे हम कि यह पर्यावरण में व्यक्ति को नियंत्रित रखने समस्या। ठीक है, मतलब क्या होता है कि पर्यावरण में जो समस्या रहती है, ठीक है, पर्यावरण की जो समस्या रहती है उसको नियंत्रित रखने की रखने में या फिर मूल्य से पहचान कराती है। ठीक है, यहाँ पर पहचान कराने की बात हो रही है। यह शिक्षा एकीकृत होती है। ठीक है, कल हमने एकीकृत का पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था। एकीकृत क्या होता है, वह रहता है, इसके अलावा लचीली रहती है, लचीली के अलावा व्यवहारिक रहती है और व्यवहारिक क्रिया पर आधारित होती है। ठीक है, स्थान आवश्यकता के अनुरूप होती है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको, डायरेक्टली बहुत सीधी लैंग्वेज लिखी हुई है। अब देखिए, ओडम ने क्या कहा है कि पर्यावरण शिक्षा मानव के चारों ओर व्याप्त जीवित तथा भौतिक पर्यावरण की शिक्षा है। ठीक है, मतलब जो पर्यावरण का शिक्षण दे रहे हैं हम, तो जो व्यक्ति रहता है उसके चारों ओर व्याप्त जीवित, है ना, जीवित और भौतिक। ठीक है, जीवित मतलब हम जो सजीव रहते हैं, पशु पक्षी और प्रजाति जो रहती है उसके आधार पर जो चारों ओर रहते व्याप्त रहते हैं वह। इसके अलावा भौतिक की बात है तो भौतिक में प्राकृतिक चीजें आती है, जैसे पेड़ पौधे, है ना, ये सब जो रहती है भौतिक पर्यावरण की शिक्षा के अंतर्गत होते हैं। अब अगर आपको पर्यावरण का शिक्षण करवाना है तो पर्यावरण के शिक्षण के लिए यहाँ पर सूत्र दिए हुए हैं। ठीक है, 10 प्रकार के, जिसमें हम देखेंगे कि जो सूत्र रहते हैं, देखिए अंत विषयता। ठीक है, जो विषय रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक से अधिक विषय रहते हैं तो अंत में अंत प्रकार से विषयता रहती है। इसके अलावा ज्ञानार्जन की बात होती है। ठीक है, हम ज्ञान को अर्जन करने के लिए, ज्ञान को सीखने के लिए शिक्षण के उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि उसमें समस्या रहती है, उस समस्या को पता लगाना और समस्या को पता लगाने के बाद में निदान करना। ठीक है, बाल विकास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि समस्यात्मक और चिंतन और निदानात्मक पक्ष जो रहते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, तो वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट इसको ज़्यादा और देख सकते हैं। इसके अलावा समग्रता की बात होती है कि जैसे कि पर्यावरण के अंतर्गत जो भी रहते हैं वह सब एक प्रकार से समग्रता का हो सकता है। ठीक है, अब सहयोग की बात होती है, तो देखिए सहयोग की बात इस प्रकार से कर सकते हैं हम कि अगर शिक्षण करवा रहे पर्यावरण का, तो पर्यावरण से संबंधित जो उदाहरण देते हैं हम, उसमें हम सहयोग भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी बालक को सिखा रहे हैं, वह बालक किसी प्रकार से सीखने से वंचित हो रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ पर सहयोग कर सकते हैं। इसका निरंतरता रहती है। ठीक है, पर्यावरण जो रहता है यहाँ पर निरंतर रहता है। ठीक है, इसमें कभी भी हम रोक नहीं लगा सकते हैं, कभी भी वह गति नहीं पकड़ सकता, एक जैसा वह कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, अब योजना का निर्माण होता है। ठीक है, योजना निर्माण के आधार पर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर विधि की बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो योजना निर्माण के आधार पर हम जैसे कि मान लो आप पढ़ा रहे दीजिए, तो आपको लेसन प्लान करना पड़ेगा कि हमको ये पढ़ाना है, हमको ये पूछना है, इस बारे में उनको उदाहरण के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐतिहासिकता पर बल बताया गया है कि जैसे जो भी आप टॉपिक पढ़ाते उसका हिस्ट्री से संबंधित या फिर उसके जो पास्ट रहता है उससे संबंधित हमको बताना आवश्यकता रहता है। इसके बाद दक्षता का विकास होता है। ठीक है, दक्षता का विकास इस प्रकार से होता है कि जो बालक रहता है वह कितना सीख रहा है, कैसा सीख रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है उस स्तर पर किस प्रकार से सीख रहा है, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अब देखिए नीति का निर्धारण होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो भी अध्ययन रहता है, पाठ रहता है, उसमें निर्धारण रहता है कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के हमारे सूत्र थे ये। आगे देखिए, आगे यहाँ पर शिक्षण के दायित्व है। जैसे कि एक शिक्षा देता है किसी भी बालक को, तो उसके क्या क्या दायित्व रहते हैं। ठीक है, एक शिक्षक की क्या क्या जिम्मेदारी रहती है उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पर्यावरण से संबंधित हम कुछ दायित्व ऐसा रहता है कि जैसे मान लीजिए ये बालक है आपका, और इस बालक को आप शिक्षा दे रहे हैं कि इससे पर्यावरण से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, व्यावहारिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, तो वहाँ पर देखिए आप एक उत्तम कुशल जिम्मेदार नागरिक निर्माण के लिए शिक्षा देते हैं। ठीक है, सामाजिक भावना का विकास करते हैं इसमें, क्योंकि जो समाज रहती है
समाज से संबंधित जो भी प्रथाएं रहती है, परंपरा रहती है, उसका विकास करते हैं आप। इसके अलावा प्रदूषण और समस्या की पहचान करते हैं, ठीक है। जैसे पर्यावरण रहता है उसमें क्या समस्या रहती है और प्रदूषण संबंधित जो भी प्रदूषण रहता है उसमें आप उसकी पहचान कराते हैं। इसके अलावा देखेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक वातावरण की पहचान कराते हैं, ठीक है। जैसे बालक रहता है समाज के अंदर ही रहता है, समाज में ही उसका निर्माण होता है, उसकी संस्कृति जो रहती है वह भी उसकी पहचान होती है। इसके अलावा प्रकृति को, ठीक है, प्रकृति से संबंधित जो भी जानकारी रहती है वो सब उससे पहचान कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे हम यहाँ पर विश्व बंधुत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भावना, ठीक है। जो पर्यावरण रहता है हमारे भारत की नहीं, विभिन्न प्रकार के जो देश रहते हैं, विभिन्न तरह के देश रहते हैं अलग अलग जगह पर पूरे विश्व में, वहाँ पर उसके विकास की भावना को पहचान कराना और समस्या को दूर करना, ठीक है। व्यक्ति जो रहता है, बालक जो रहता है, उस परिवेश के अनुसार श्रद्धा, कुशलता, विश्वास का विकास करना होता है, ठीक है। अब देखिए वन्य जीव, वन नीति संरक्षण, वन संरक्षण, ठीक है। हम ये अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। मेन से जो पर्यावरण मेन से आएगा तो वहाँ पर ये टॉपिक दिया होंगे, ठीक है। जैसे वन से संबंधित जो जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, वन को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए कौन सी प्रकार की नीति रहती है उसमें हमको यहाँ पर दायित्व रहता है बताने का। इसके अलावा जनतांत्रिक कुशलता का विकास करवाना होता है, ठीक है। जनतांत्रिक का मतलब ये रहता है कि बालक के पास में कौन कौन सा अधिकार है, किस प्रकार से वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, किस प्रकार से पर्यावरण को बचा सकता है, इस आधार पर यहाँ पर रहता है। इसके अलावा देखिए उद्देश्य देखेंगे कि आप पर्यावरण से संबंधित जो शिक्षा रहती है उसको देने के लिए आप यहाँ पर कौन सा उद्देश्य काम आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जागरूकता के लिए, ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए हम यहाँ पर शिक्षण देते हैं। इसके अलावा कौशल विकास, ठीक है। जो पर्यावरण संबंधित रहते हैं उसके कौशल जो रहते हैं उसके विकास के यहाँ पर शिक्षा देते हैं। अब जो एक से अधिक बालक रहते हैं, एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं, वह पर्यावरण में शिक्षा देने के लिए सहभागिता होती है। इसके अलावा ज्ञान की बात आ रही है, ठीक है, हम ज्ञान के लिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं। इसके अलावा मूल्यांकन की बात आ रही है कि जो बालक का रहता है, बालक या व्यक्ति का पर्यावरण के संबंधित क्या मूल्यांकन होता है, किस प्रकार से परीक्षण करते हैं, आकलन करते हैं, उस आधार पर शिक्षा देते हैं, ठीक है। अब अभिव्यक्ति में परिवर्तन की बात आ रही है कि एक बालक जो रहता है उसके परिवर्तन में अभिव्यक्ति जो रहती है किस किस प्रकार से सहयोगी रहती है, ये आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे हम कि जो पर्यावरण रहता है, अगर हम शिक्षण देते हैं पर्यावरण के विषय में तो उसमें ऐसा महत्व रहता है, ऐसे लाभदायक तत्व रहते हैं जिससे आप पर्यावरण को बचा भी सकते हैं और पर्यावरण का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु उसमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है। इस आधार पर यहाँ पर कुछ तत्व दिए हुए हैं, तो उन तत्वों को हम बारीकी से जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला जो तत्व है इसमें लिखा है मानव प्रसार स्तर और शिक्षा का प्रसार, ठीक है। आप बड़ा चढ़ाकर पर्यावरण से संबंधित लाभ को बताएंगे और व्यक्ति जो रहता है, बालक रहता है, उसके मस्तिष्क के आधार पर उसके अगर ज्ञान का अर्जन करवाएंगे तो वहाँ पर प्रसन्न रहेगा बालक। इसके अलावा देखेंगे कि नागरिक जो रहता है, व्यक्ति जो रहता है, उसकी चेतना, वो उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीतिक, पारिस्थितिक की अंतर निर्भरता होती है, ठीक है, पर्यावरण का सबसे बड़ा। अब जो खाद्य की बात आती है, ठीक है, अनाज होते हैं या फिर फल फ्रूट होते हैं या फिर ये प्राकृतिक चीज़ें जो हम उसका उपयोग करते हैं खाने में, ऐसी चीज़ें, और पारिस्थितिक संतुलन, ठीक है। तो पारिस्थितिक संतुलन इस प्रकार से रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पानी है, अब ये पानी यहाँ पर क्या है, वाष्प से उठता है और यहाँ पर से फिर पानी गिरता है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से यह दूसरी जगह जाता है। इस प्रकार का जो संतुलन रहता है इसमें संतुलन बनाए रखना। इसके अलावा जो कृषि से संबंधित दवाइयाँ रहती है, कीटनाशक रहते हैं, उससे क्या प्रदूषण होता है रसायनों से, उसके बारे में जानकारी रखना। इसके अलावा यहाँ पर पर्यावरण संतुलन हेतु उपाय बताना, ठीक है। अगर पर्यावरण का संतुलन हम किस प्रकार से उसको बचा कर रख सकते हैं या फिर संतुलन बना कर रख सकते हैं उस बारे में बताना। आगे देखेगा कि आगे लिखा है पर्यावरण को नष्ट न कर लाभ प्राप्त करना, ठीक है। आप पर्यावरण का उपयोग तो कर रहे हैं, तो पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें रहती है उसको नष्ट नहीं करना है और उसका लाभ प्राप्त करना है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों में कमी रहती है, ठीक है। तो ये विकास के साथ में प्राकृतिक संसाधनों में कमी होती है, जैसे कि कोयला रहता है, पेट्रोल रहता है, ठीक है। उसका प्रयोग हम इसलिए इस प्रकार से करते हैं, इतनी तेजी से करते हैं कि वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन आने वाले समय में नष्ट हो जाए। इसके अलावा देखेंगे अर्थव्यवस्था निर्धारण करता है। इसके अलावा देखेंगे हमें अर्थव्यवस्था जो रहती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था और मानव के जो मूल्य रहते हैं उसका निर्माण भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे प्राकृतिक जैविक रूप से देखते हैं और इसके अजैविक घटकों को पहचान करते हैं, उनके घटकों की पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रदूषण की बात आ रही है, प्राकृतिक संसाधन शोषण और खाद्य सुरक्षा की रखना होता है।
इस प्रकार से देखते हैं जैसे प्रदूषण रहता है, प्रदूषण से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं, प्राकृतिक संसाधन रहते हैं या फिर उसका जो शोषण रहता है, खाद्य सुरक्षा जो रहती है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा के माध्यम से। तो इस प्रकार के हमारे तत्व थे। भारत की बात करें तो भारत में पर्यावरण शिक्षा का जो रूपरेखा थी, जो क्षेत्र था वह किस प्रकार से था, तो हम देखेंगे जो भारत में पर्यावरण जो शिक्षा थी वो करीब 1930 के समथिंग पर्यावरण शिक्षा का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। और इसमें क्या था कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो कोठारी आयोग थे, ठीक है, कोठारी आयोग हमने कल समझा था कि कोठारी आयोग ने क्या बताया था कि एक पैटर्न था 10+2+3, इस आधार पर एक पर्यावरण शिक्षा का अंतर्गत था जिसका निर्माण हमने आज से 40 वर्ष पूर्व किया गया था। ठीक, इन्होंने इस प्रकार की जानकारी दी थी। अब इसी के साथ में यहाँ पर NCERT, ठीक, इस प्रकार की एक जो संस्था थी इन्होंने भी पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर शिक्षण व्यवस्था दी थी। अब हम अगर बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 1937 में महात्मा गांधी ने, ठीक है, 1937 में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की जो बुनियादी शिक्षा रहती है उसको प्रारंभ किया था। और उसके अंदर स्थानीय पर्यावरण, ठीक है, स्थानीय पर्यावरण को शामिल किया था। और जो स्थानीय पर्यावरण रहता है इसको किस प्रकार से शामिल किया था, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो बुनियादी शिक्षा रहती है जैसे हस्तकला रहती है, ठीक, आप इससे जो भी कार्य करते हैं तो उससे जो लाभ होते हैं और उससे जो हानि होती है, इस प्रकार से उसको यहाँ पर संतुलन बनाकर रखना होता था। इस प्रकार की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो ये यहाँ पर पर्यावरण में स्थानीय शिक्षा में क्या होता था कि इसको हम यहाँ पर बेसिक शिक्षा के नाम से भी जान सकते थे, ठीक है, बेसिक प्रकार से मतलब सामान्य ज्ञान। और इसमें क्या आता था कि पाठ्यचर्या आती थी, ठीक, पाठ्यचर्या निर्माण हुआ, फिर इससे क्या हुआ, पाठ्य वस्तु बनी, पाठ्य वस्तु के बाद में यहाँ पर पुस्तक आई, ठीक। अब जो पुस्तक रहती है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित व्यवहारिक जानकारी दी गई थी, ठीक है। इस प्रकार से भारत में यहाँ पर शिक्षा दी गई थी। इसके अलावा देखेंगे हम यहाँ पर प्रश्न दिए गए, प्रश्न में बताया कि पर्यावरण जो अध्ययन होता है वह किस प्रकार से होता है। तो यहाँ देखिए बताया गया है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतक्रिया का अध्ययन होता है, ठीक है। अगला देखेंगे केवल जीव जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव है। तो देखिए ये नहीं होगा, केवल वनस्पति जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव है। तो देखिए केवल जहाँ पर भी आएगा हम उसको काट देंगे सीधे तरीके से, क्योंकि एक की बात होती है यहाँ पर। और अगला प्राकृतिक महामारियों का अध्ययन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण, ए और बी, डी में से यहाँ पर डी वाला आंसर सही, यहाँ पर ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न में बताया गया है यहाँ पर कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए है, दो में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु में जनसंख्या विस्फोटक एवं उसके उपचार की व्यापक चर्चा की जाती है। देखिए सही है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। संसाधन के संरक्षण से संबंधित कार्यविधियाँ पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कथन जो पूछा है वो कथन उपयुक्त नहीं है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न हम अगला यहाँ पर दिया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है, ठीक है। पहली और दूसरी, तीसरी और पाँचवीं, छठी और आठवीं और 9वीं और 10वीं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इसका आंसर तीसरी और पाँचवीं हो जाएगा। अगर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो आप तीसरे से 5वीं कक्षा तक कर सकते हैं, ठीक है। अगला बताया है कि स्कूल में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान देना, दृष्टिकोण देना और कौशल प्रदान करने का है, ताकि वह सही अर्थ में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और संधारणीय विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सके। अगला देखेंगे वे पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। अगला है वे पर्यावरण विषय पर डॉक्यूमेंट का निर्माण कर सकने के योग्य बने। और अगला है वे इस विषय पर अच्छे निबंध की रचना कर सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डी और सी तो गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर ए और बी में से दोनों कौन सा भी सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिद्धांत की बात हो रही है, तो सिद्धांतों को नहीं बताना है क्योंकि व्यवहारिकता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सही अर्थ में पर्यावरण को सक्षम बनाने में सक्षम हो सके, ठीक है, संधारणीय विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सके। इस प्रकार से ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न दिया है कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्यों दिया है?
अगले देखें आंसर यहाँ पर अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करना, तो यहाँ पर यह सही नहीं हो सकता है। विषय के आधारभूत संकल्पनों की व्याख्या करने के लिए। अगला है चिंतन और विषयों के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और अगला है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर सी वाला सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पर चिंतन और विषयों के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना जरूरी होता है। तो इस प्रकार का